दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत के बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर एक मुहिम चलाए हुए हैं जिसमें वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार नई वैकेंसियों को जारी करे, पुरानी वैकेंसियां जो अटका रखी है उनमें नियुक्ति दे। क्योंकि ये सच्चाई है कि बहुत सारी वैकेंसियां ऐसी हैं जो 3-4 साल पहले निकली थी और उनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं दी। ये राजनेता ऐसे करते हैं, चुनाव जैसे ही आता है उससे पहले खूब सारी वैकेंसियां जारी कर देते हैं। लोग फॉर्म भर के तैयारी में लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इनको वोट दे देते हैं। उसके बाद में ये लोग भूल जाते हैं और फिर अगली बार 5 साल बाद में ही फिर वो कुछ ना कुछ उसमें करते हैं। लेकिन मेरा वीडियो इससे संबंधित नहीं है। मैं एक आइडिया के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। यदि आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे, काट देंगे, तो आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और इसका कोई महत्व आपको पता नहीं चलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा उसको समझिए। उसके नीचे आप कमेंट जरूर लिखें, यानी आप पूरा उस पर विचार करके उसके बाद में कोई ना कोई बात आप जरूर लिखें। यदि कोई नेगेटिव कमेंट हो तो आप नेगेटिव लिखें और पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव लिखें। आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पॉजिटिव बात लिखेंगे, लेकिन यदि आप बीच में काट देंगे तो आप हो सकता है आप डिसलाइक भी कर देंगे या उसमें कोई नेगेटिव बात लिखेंगे। लेकिन आप लिखें जरूर, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा आइडिया है जिससे सरकार करोड़ों लोगों को जॉब दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी वाला जॉब दे सकती है। और दूसरी बात, उसका जो सैलरी जाएगी उसका लोड भी राजकीय खजाने पर नहीं पड़ेगा। यानी ये तीन बातें आप पढ़ लीजिए, मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा। करोड़ों लोगों को अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सकता है, देश का पैसा खर्च नहीं होगा और सरकार को बिना सैलरी के मुफ्त कर्मचारी भी मिल सकते हैं। अब आप इसको विरोधाभासी समझेंगे कि साहब यहाँ तो आप सैलरी की बात कर रहे हो, यहाँ मुफ्त कर्मचारी मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें सही है, मैं इसको समझा रहा हूँ। मेरी जो बात है इससे थोड़ी अलग है, जो मैं बात अभी कर रहा हूँ। आपने सोशल मीडिया पर कई बार ये चर्चा सुनी होगी कि स्टूडेंट जो फॉर्म लगाते हैं उससे इतना पैसा इकट्ठा होता है जिससे बहुत सारे लोगों को सैलरी दी जा सकती है। वो बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि सरकारें क्या करती हैं कि जब वैकेंसी को आयोजित करती हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा कर देती हैं वो। जैसे कंप्यूटर सेंटर हायर कर रहे हैं, इसके अलावा जो कई सारे परीक्षा परीक्षा लेने के लिए कर्मचारी हायर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा वो पैसा फूंक देते हैं, जिसके कारण से वो पैसा बच नहीं पाता है। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन यदि किया जाए तो बहुत सारे लोगों को वाकई में उस पैसे से सैलरी दी जा सकती है। लेकिन इसका ये पैटर्न नहीं चलेगा, दूसरा पैटर्न उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो क्या पैटर्न है, इसी पर मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत ही शानदार आइडिया मैं देने वाला हूं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, उसमें 30 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म लगाया था। 30 लाख, यानी इतने लोगों ने उसमें फॉर्म लगाया था। लेकिन आप यदि कुछ और सुधार उसमें करें तो ये फॉर्मों की संख्या 30 लाख की बजाय 3 करोड़ भी हो सकती है, यानी 10 गुना फॉर्म आ सकते हैं और 10 गुना पैसा कलेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरी बात पूरी तरह से ही अलग है, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं क्या कहने वाला हूं आगे वीडियो में। इसके लिए क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये, तो पहली बात इसमें यह है कि जो भी आप जॉब देते हो ना, उसमें से 80% जॉब तो आप इसी पैटर्न पर दो। इसी प्रकार से परीक्षा होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसी प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। लेकिन 20% जॉब आप कम पढ़े लिखे लोगों के लिए आरक्षित करो, जिनकी योग्यताएं कम है, उनके लिए आप उसमें से आरक्षित करो। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फॉर्म आएंगे। इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखो, एक बहुत अजीब बात मैं यहां पर कर रहा हूं, लेकिन आप उसको पूरा समझें। यानी 20% जॉब उसमें से आरक्षित ऐसे करो जिसमें, ये बात तो मैं आगे समझाता हूं आपको, उसमें एक तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए 20% नियुक्तियों में, 80% में परीक्षा होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कुछ भी मत मांगो उसमें, ऐसे मत मांगो कि भाई 8वीं पास होगा तो ही फॉर्म लगाएगा, 5वीं पास होगा तो ही। यदि वो नहीं भी पास होगा ना तो भी वो फॉर्म लगा सके। दूसरी बात, उसमें एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एज आउट हो जाने के कारण से फॉर्म नहीं लगा पाते। तो वो कुछ कम क्वालिटी वाली जॉब होंगी, सैलरी हालांकि उसमें भी पर्याप्त होगी, अच्छी होगी, लेकिन उसमें फॉर्म लगाने के लिए सबको आप अलाउ करो। एज लिमिट ऐसे कर दो कि साहब
50 साल का आदमी फॉर्म लगाता तो उसको आप अलाउ करो और उसको जॉब दो आप, वो भी काम करने की स्थिति में होता है कई बार। शैक्षणिक योग्यता कुछ भी मत मांगो, और परीक्षा आयोजित करने की जो बात है उस 20% जॉब के लिए मत करो आप। यानी बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा ऐसी नहीं होती कि वो कोई एग्जाम फाइट करके उसमें सिलेक्शन ले सके, तो इस कारण से वो फॉर्म ही नहीं लगाते। तो आपको पैसा इकट्ठा करना है तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म लगाना तो बहुत जरूरी है ना, बहुत सारे लोग फॉर्म लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, यानी ये जो इस तरीके की आप चीजें करोगे तो इतना पैसा आएगा। कितना आएगा मैं समझाता हूँ, फिर पूरी बात को मैं खोल करके आगे समझाता हूँ। देखो ऐसा है, मान लीजिए 3 करोड़ फॉर्म आ जाते हैं ऐसा करने से, तो यानी 3 के आगे 7 जीरो लग जाएंगे। इतने फॉर्म आ गए, इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब एक चीज और करो उसमें, यदि कोई आदमी ज्यादा फॉर्म लगाना चाहता है, कई बार जैसे पटवारी की वैकेंसी निकली थी, लोगों ने 5-5 जगह से फॉर्म भर दिए थे, तो फिर उनको एक ही जगह से नियुक्ति मिली। लेकिन आप ऐसा मत करो, 5 जगह से उन्होंने फॉर्म भरना चाहते हैं, 5 फॉर्म भरना चाहते हैं, 10 फॉर्म भरना चाहते हैं, कितने भी भरना चाहते हैं, तो आप उसको लीगल कर दो। इसकी व्यवस्था कैसे होगी मैं आगे बता रहा हूँ, मेरा वीडियो बहुत अलग है, आइडिया ही अलग है, आप पूरा देखें इसको। तो 3 करोड़ फॉर्म आ गए मान लो, एक फॉर्म का शुल्क रखो आप 200 रुपए। लोगों से आप एवरेज ऐसे मान लो, लोग 5-5 फॉर्म भी लगाएंगे ना, तो 1000-1000 रुपए इस पे खर्च कर देंगे, यानी इतना आपके पास पैसा आ जाएगा, इतने रुपए। अब आप कहेंगे कि ये इतने रुपए आ गए, वो कितने लोगों को सैलरी देने के लिए, जिंदगी भर सैलरी देने के लिए पर्याप्त है। तो मैं पूरी व्यवस्था समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में आगे तक देखना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा हिसाब किताब आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति को मान लीजिए आप 25,000 रुपए सैलरी देते हैं, तो उसकी 1 साल की जो है सैलरी वो 3 लाख हो गई, यानी 3 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे, इतनी सैलरी उसकी 1 साल की हो गई। उसको 10 साल का आप जॉब देते हो तो 1 जीरो और लग गई। तो यानी एक आदमी को 10 साल वाली जॉब देने के लिए 10 साल के लिए इतना पैसा चाहिए, 10 साल की ही जॉब दो आप उनको, तो इतना पैसा चाहिए। तो ये जॉब ये पैसा कितने लोगों की जॉब के लिए हो गया, तो आप इसमें भाग दे लो, तो आप इनको जीरो से जीरो काट दोगे, तो ये जो है आपका 6 जीरो तो कट गए, 3 से 3 कट के 1 हो गया, तो ये आपको 10,000 लोगों को 10 साल का जॉब देने का पैसा आपके पास में इकट्ठा हो गया। अब इसकी व्यवस्था कैसे करनी है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। वो व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी जो चल रही है, यदि आप उसी तरीके से आप व्यवस्था करते रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये पैसा हवा होकर के उड़ जाएगा। तो 10,000 में से अब आप ये करो, 2,000 लोगों को जॉब तो आप ऐसे दे दो कि वो फॉर्म में से लॉटरी निकाल दो, किस्मत के आधार पे, योग्यता के आधार पे नहीं, उम्र के आधार पे नहीं, परीक्षा के आधार पे नहीं, परीक्षा आयोजित ही मत कराओ। 2,000 की बात कर रहा हूँ, 8,000 जॉब आप परीक्षा के लिए रखो, क्योंकि उसकी सैलरी अपने पास आ गई। अब आप कहेंगे साहब अनपढ़ को नौकरी क्यों, अनपढ़ को कैसे आप नौकरी दोगे, अनपढ़ तो अयोग्य होता है। लेकिन भाई अयोग्य तो होता है वो, लेकिन वो पैसे तो वही देगा ना। भाई आपको यदि जॉब चाहिए तो पैसा कौन देगा, पैसा तो वो अनपढ़ ही देगा, फॉर्म भरेगा तो वो जब पैसा दे रहा तो फिर वो योग्य हो गया ना इसमें। और दूसरी बात एक मैं आपसे ये भी करना चाह रहा हूँ कि अनपढ़ आदमी पूरी तरह से अयोग्य नहीं होता है, ये एक तरह से विचारधारा है, लोगों ने ऐसे विचार बना लिए हैं। अनपढ़ लोगों के बारे में मैं आपको एक चीज कहूँ, आप कोई उसको बुरा मत मानना, देश की जो अर्थव्यवस्था है ना वो अनपढ़ लोगों के भरोसे ही चल रही है। जो किसान होते हैं वो ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, मजदूर होते हैं बेचारे अनपढ़ होते हैं। तो एक बात मैं आपको कहूँ कि देश में जो 99% अनाज का उत्पादन होता है ना, वो ये अनपढ़ लोग ही करते हैं। और मेहनत वाला जो काम होता है 99% यही अनपढ़ लोग ही करते हैं, इन्हीं से अर्थव्यवस्था चल रही है हकीकत में। एक चीज और आप इसमें से थोड़ा अन्यथा नहीं ले, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो 99% जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना उसमें पढ़े लिखे लोग शरीक होते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर मुख्य बात यही है कि आप ये मत कहिए कि अनपढ़ का मतलब अयोग्य होता है। जो धीरू भाई अंबानी था ना जिसने रिलायंस खड़ी करी, वो 12वीं पास था। तो ये तो बहुत लंबी बातें हैं, अपन नहीं करेंगे खैर। और यहाँ पर लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में कोई शिक्षा नाम की चीज है नहीं। अब आप कहोगे शिक्षा कैसे नहीं, किताबें विताबें चलती हैं इसमें, तो देखो कैसी शिक्षा है इसमें। ऐसा पढ़ाया जाता है सवाना घास का मैदान में कितने सेंटीमीटर बरसात होती है, अकबर की जन्म तिथि याद कर लो। तो ऐसी कोई चीजें शिक्षा नहीं कह सकता मैं, तो एक तरह से शिक्षा का भ्रम है। तो कोई आदमी ऐसी शिक्षा प्राप्त करके यदि शिक्षित है तो वो
अशिक्षित जैसा, ये दोनों बराबर ही है। अब आप चाहे किसी कारण से उनको अलग अलग मान लो, बाकी ये सारे पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ जैसे ही हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि अकबर की जन्म तिथि याद कराना ज्ञान है, एनसीईआरटी अकबर की जन्म तिथि याद करवा लेती है, परीक्षा में पूछ लेते हैं यूपीएससी में, तो यदि अकबर की जन्म तिथि याद कराना ज्ञान है, तो फिर तो ओसामा बिन लादेन की, बगदादी की जन्म तिथि याद कराना भी ज्ञान ही हो गया, उनकी भी याद करो। तो ये कोई ज्ञान नहीं है, मतलब किताबों में ये ज्ञान का भ्रम है। लेकिन जो चल रहा है वो चलने दो, अपन कोई बात नहीं करते। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के बल पे चल रही है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो टाई पैर पैर करके ऐसे बैठे हैं, मुझे नेता बना दो, कोई तो कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम तो साहब मेहनत नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि मुझे तो छात्र नेता बना दो, कोई जॉब लग जाता है उसके बाद में भी काम नहीं करता। मेरे कई सारे जानकार ऐसे हैं, कई सारे तो नहीं लेकिन दो चार हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और वो जॉब पे जाते ही नहीं, वहां से फरार रहते हैं। तो ये तो है। तो शिक्षित होने का मतलब योग्य और अशिक्षित होने का मतलब अयोग्य, कम से कम मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये सब उनको यूज नहीं करना चाहिए। खैर ये तो अलग बात हो गई। अब आप 2000 लोगों को जो जॉब दे रहे हो ना, उसमें उनको और फैसिलिटी दो जिससे बहुत सारे लोग फॉर्म भर सकें। अब आप क्या क्या फैसिलिटी दोगे उनको, पहले इसी की बात कर ले। फैसिलिटी ये, कोई परीक्षा नहीं लगेगी, केवल लॉटरी के आधार पे वो 2000 जॉब बांटी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं चाहिए, आयु सीमा कुछ नहीं चाहिए, 40 साल वाला भी भर रहा तो भरो आराम से फॉर्म। तो ये ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आदमी जब 40 साल 45 साल का होता है ना, तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है काम धंधा करने के बाद में। लेकिन फिर वो कई बार ऐसे सोचता है, यार मैं उस समय जब मैं 25 साल का था, 18 साल का था, तो मैं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो बेचारा 18 साल पे थोड़ी जा सकता है। तो उस समय वो बेचारा उसकी जॉब की अहमियत समझता है, जब उसके पास संघर्ष होता है तो फिर वो जॉब नहीं ले पाता। तो उसको एक मौका तो और दो आप, भाई उसको दोबारा जन्म थोड़ी लेगा फिर वो उस जिंदगी के लिए। तो आप उसको, आपने मौका दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। फिर एक चीज आप और ये करो कि मान लो किसी को जॉब मिल गई, लॉटरी निकल गई, किसी के 2 लॉटरी निकल गई, तो दोनों ही जॉब उसकी है। उसमें आप ये करो कि यदि वो खुद जॉब नौकरी नहीं करना चाहता ना, तो अपने स्थान पे किसी दूसरे को नौकरी करवा सकता है, और उस जॉब को वो चाहे तो बेच भी सकता है। 25,000 रुपए महीने की सैलरी वाली जॉब है, तो किसी को दूसरे को दे दी, भैया 5,000 तो मेरे को देना, 20,000 तेरे, तो उसको फायदा ही है। तो ये अलाउ करो आप उसको, यानी नौकरी ट्रांसफरेबल भी होनी चाहिए, ट्रांसफर कर सकता है। अब ये आपको अजीब लग सकती है मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरी बात समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात, सरकार को ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो सिस्टम है ना जो चल रहा है, वो ढहने के कगार पे आ गया। बहुत खराब समय आ रहा है। मतलब आप लोगों को ये जो विदेश से जो कर्जा मिलना बंद हो जाएगा ना जिस समय देश को, तो बहुत सारी मुश्किलें होंगी, बहुत सारे जो काम चल रहे हैं ना वो बंद हो जाएंगे। इसका अभी तक अपने को अंदेशा ही नहीं है। तो खैर ये अलग बात हुई। और वो जॉब है ना, वो एक तरह का लाइसेंस है। जैसे ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई, 2000 जॉब की बात कर रहा हूँ, 8000 परीक्षा वालों के लिए आरक्षित है। ये जॉब एक ऐसी बात हो गई, जैसे आजकल जो शराब के ठेके छूटते हैं, तो उसमें कई सारे लोग फॉर्म लगाते हैं। आप में सबको पता होगा कि वो 30-30 हजार रुपए उस ठेके में लगा देते हैं, और यदि उसके ठेका निकल जाता है तो वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है, और नहीं तो उसके 30,000 रुपए डूब गए। तो ये भी एक ऐसा ही काम हुआ, लेकिन उसमें 30,000 नहीं लग रहे, उसमें 200 रुपए लग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। उसमें जिनके पास में पहले से जॉब है, सरकारी जॉब है, उनको भी ये अप्लाई करने दो। वो किसी को बेच देंगे जॉब, किसी घर वाले को शिफ्ट कर देंगे, तो वो खूब सारा पैसा खर्च करेंगे। भाई 2000 की तो बात है ना, और 2000 आपको घर से थोड़ी जॉब देनी पड़ रही है, तो उन्हीं के पैसे से है, जो पैसा उन्होंने फॉर्म भर भर के इकट्ठा किया है। 8,000 वैकेंसियों का इन्होंने और पैसा आपको इकट्ठा कर दिया। तो ये 2000 तो आप उनको बांट दो। उसमें कोई पढ़ा लिखा है तो, और बिना पढ़ा लिखा है तो, सबको दे दो आप ये तो। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए 8,000 जो भी है उन्हीं में से, अब यदि वो परीक्षा देना चाहते हैं तो उनसे 100-100 रुपए और ले लो, और उनको परीक्षा के लिए अलाउ करो। और परीक्षा कैसे होनी चाहिए, तो परीक्षा ऐसे होनी चाहिए कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें तो बहुत सारा पैसा सरकार का खर्च हो जाता है, और कुछ बचता ही नहीं है कि वो उनको सैलरी देने के लिए भी वो पैसा काम आए फॉर्म वाला। तो उसके लिए वैकेंसी जो है वो, उसकी जो परीक्षा है ऐसे आयोजित करो कि परीक्षा हॉल में आयोजित नहीं करके, नहीं तो आप परीक्षा केंद्र हायर करो, और नहीं आप कंप्यूटर सेंटर हायर करो। ठीक है। तो आप कैसे उनकी परीक्षा लोगे, तो उनकी परीक्षा ऐसे लो, किसी मैदान में आयोजित करो परीक्षा, किसी जंगल में ले जाकर के, जंगल में भी नहीं लेकिन किसी खेत में आयोजित करो।
अच्छा सा मौसम हो उस दिन का, मौसम विभाग से पूछ करके आप परीक्षा की तिथि घोषित कर दो, यहाँ पर एक टावर लगा दो और इस टावर से ऐसी व्यवस्था कर दो कि जो भी स्टूडेंट परीक्षा देगा वो कंप्यूटर में नहीं देगा, अपने मोबाइल में देगा। मोबाइल की व्यवस्था खुद करके लाओ, किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो किसी से उधार लाओ, खुद के मोबाइल में एग्जाम देगा। लेकिन इसमें व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी कि एक ऐप होनी चाहिए, उसी में परीक्षा लगेगी, और जैसे ही वो ऐप इस टावर से कनेक्ट होगी ना वीपीएन से, उसी समय उसका पूरे नेटवर्क दूसरे बंद हो जाने चाहिए, कॉल आना भी बंद हो जाएगा, मैसेज आना भी बंद हो जाएगा, इंटरनेट चलना भी, दूसरी साइड वाला इंटरनेट बंद हो जाएगा, केवल इसी से वो लिंक रह करके परीक्षा होगी। तो यदि आप ऐसे करोगे तो उनको बैठा बैठा करके आप और उन्हीं के मोबाइल में वो परीक्षा दे करके जैसे ही वो एंटर करेंगे तो अब उनका रिजल्ट अटकाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो रिजल्ट नहीं आ रहा ना, उसका कारण है ये अटका रखा है। नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम में तो रिजल्ट का भाई वो तुरंत ही चेक हो जाती, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो इसमें आप ऐसा रखो कि जिस समय उन्होंने फॉर्म भर करके मतलब ये पेपर सॉल्व करके एंटर मारा, उसी समय उनका स्कोर कार्ड, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन ही जारी कर दो 1 घंटे बाद। और आप 8,000 वैकेंसियां थी आपके पास में, तो उसके लिए आप 40,000 लोगों का सिलेक्शन कर लो, यानी 5 गुना सिलेक्ट कर लो। और अब ये जो 5 गुना लोग ले लिया आपने, उनकी आप परीक्षा लेकर के दोबारा से परीक्षा ले लो इनकी, ये 40,000 की भीड़ चढ़ जाएगी। तो अब इनमें थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च कर दो आप चाहो तो, और उसको फिर आप ये 8,000 जॉब में स्थापित कर दो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि पैसा तो इन्होंने खुद ही दे दिया पहले ही, जॉब भी उनकी, पैसा भी उनका, देश भी उनका, काम भी वही करेंगे। अब उस 25,000 में से 15,000 रुपए तो उनके फिक्स कर दो आप, और 10,000 रुपए काम के आधार पे कर दो, टारगेट दे दो, और वो टारगेट पूरा करते हैं तो पूरे 10,000 दे दो, काम कम करता तो कम दे दो, नहीं करता तो 15 दे दो। तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। अब आप कहोगे कि उनको नियुक्त कहां पर करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में नियुक्त करेंगे, तो उनके लिए डिपार्टमेंट बनाओ अलग से। कौन सा डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट ऐसे बनाओ आप कि देखो ये काम दो, क्योंकि सरकार को पैसा खर्च नहीं हो रहा, फ्री के मजदूर आ गए, सरकार को थोड़ी पैसा देना पड़ा उनको, वो तो उनके फॉर्म से ही आ गए। तो अब आप उनको ऐसी जगह पर नियुक्त करो जिससे देश का विकास हो सके। यानी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां सरकार पैसा खर्च करके कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पाती, जिसके कारण से वो काम अटके पड़े हैं। कैसे, कौन सी जगह पर उनको नियुक्त करोगे, वृक्षारोपण में नियुक्त कर दो। अब ऐसे कहेंगे साहब वो जो टाई लगाया हुआ वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो कैसे पेड़ लगाएगा। तो भाई उन 2,000 से लगवा लो, 8,000 से मत लगवाओ। तो 2,000 लोग जो है उनको ऐसी जगह पर आए कर दो जो वृक्षारोपण करें, वनों से संबंधित जो उत्पाद होते हैं बहुत सारे, उनका वो विकास करें। पेड़ लगाएंगे तो उससे कुछ चीजें भी तो उत्पादन होंगी ना, अच्छे पेड़ लगाओ, पर्यटन का विकास हो जाएगा, उससे हरियाली होगी तो लोग देखने के लिए आते हैं पर्यटक, तो इससे भी अर्थव्यवस्था चलती है। हरे हरे चारे का उत्पादन बढ़ेगा, कुछ ऐसे पेड़ लगाओ जिससे हरे चारे का उत्पादन हो, जिससे कम से कम पशु पक्षियों को, जो पालतू है और जो वन्य पशु पक्षी है, उनको भी फायदा उससे मिले। इसके अलावा मतलब मेन मेन चीज है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण में उनको नियुक्त कर दो, वृक्षारोपण भी करें और उसकी व्यवस्था भी करें, वो 2-3 साल तक उसकी व्यवस्था कर लें, फिर पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर उनको दूसरी जगह लगा दो। वर्षा और बाढ़ का जो जल है उसको रोक करके उसका उपयोग बढ़ाने वाली जगह पे इनको नियुक्त कर दो। यानी कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है और वो तबाही मचा देती है, उसके बाद में जब वो पानी उतर जाता चला जाता, तो कोई समय साल में ऐसा भी आता है कि उस समय उनके पास पानी नहीं होता खेती बाड़ी के लिए। तो उसमें ऐसी व्यवस्था करो कि वो उनकी खेती बाड़ी के लिए उसको यूज ले सके, और उसके लिए जो आधारभूत ढांचा बनाना है आपको, उसके लिए जो मजदूर चाहिए वो इनको यूज लो। सूखे इलाकों को नहरों से जोड़ने का काम आप स्टार्ट कर दो धीमी गति से। जैसे राजस्थान है तो इसमें नहर नहीं आ रही कई जगह पे, तो वहां पे नहरों का काम चालू कर दो, आप धीमी गति से कर दो, क्योंकि कर्मचारियों के तो पैसे तो आपके लगेंगे ही नहीं ना। तो आप नरेगा वाले कर्मचारियों को भी इनके साथ जोड़ करके इनको स्टार्ट करवा दो काम। तो यदि नहरों का काम धीरे धीरे भी हो जाएगा ना, 5-4 साल में सब जगह जुड़ जाएगा, तो इससे फायदा होगा देश का। आधारभूत ढांचे का विकास, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, वीडियो लंबा हो जाएगा। नदियों की सफाई का काम, जल स्रोत है उनकी सफाई का काम, जैसे गंगा जल की सफाई का काम 2014 से चल रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, फिर भी अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। तो ऐसे काम इनसे करवाओ आप, तो सरकार को बहुत सारे कर्मचारी फ्री मिल जाएंगे, देश का विकास होगा इस तरीके से, और पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में ऐसा है कि जब ये काम ऐसे होने लग जाएंगे ना, नदियों का आपस में जोड़ना, नहरों का आना, उस बाढ़ वाले पानी का उपयोग लेना,
और ऐसे सैकड़ों और काम निकल सकते हैं। तो आप हर महीने वैकेंसी आयोजित कर दो, उन्हीं का पैसा, और पैसा कहीं जाता नहीं है, वो पैसा तो ऐसे सर्किल में घूमता है। एक आदमी दूसरे को देता है, दूसरा फिर तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, पैसा देता है और कोई चीज खरीद लेता है। तो ये तो पैसा कोई खत्म थोड़ी होता है, उन्हीं का पैसा और उन्हीं का काम। तो इस तरीके से ये पैसा भी सिस्टम में वापस आ जाएगा। देश का पैसा, देश का काम और देश का युवा जिसको रोजगार भी मिल जाएगा, और सरकार के गले से भी फांस निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से ये आइडिया हो सकता है। उसमें कुछ और भी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत विस्तार से बताया नहीं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। यदि आपको लगता है कि मेरे को पूरी बातें बतानी चाहिए इसमें, तो आप इसको, इसके नीचे कमेंट आप जरूर करें, और आपके अच्छे या बुरे जो भी विचार इस बारे में आपने सोचे हैं कि मैंने जो बात कही वो अच्छी है या बुरी है या प्रैक्टिकल नहीं है। तो देखो, पहली बात तो ये पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा, पैसा इकट्ठा होने में तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब पैसा इकट्ठा है तो पैसे से सारे काम हो जाते हैं। जॉब देने के लिए पैसे की जरूरत है, और यदि फ्री के कर्मचारी मिल गए तो बहुत सारे काम भी करेंगे, कम करेंगे तो भी कुछ तो होगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था ऐसी होगी, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जैसे ऐसी परिभाषा होती है ना, इसीलिए जनता का पैसा, जनता का काम, जनता काम करने वाली, और देश का विकास सबका। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी चाहिए। और ये बात राजनेताओं तक यदि पहुंचे, भाई अपन लोग तो क्या है, अपनी तो औकात ही नहीं कुछ, तो आप यदि ये बातें आगे से आगे फैलाओगे, ये आंदोलन भी चल रहा है उसमें, आप यदि इस बात को फैलाओगे, यदि मान लो आप एग्री हो गए, तो आप कम से कम 100 लोगों को आप, या 1000 लोगों को आप इसको भेजोगे, तो ये बात पहुंचते पहुंचते हो सकता है राजनेताओं तक पहुंच जाए, और उनको कोई ना कोई आइडिया इस समय तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके गले की फांस बनी हुई है, आंदोलनों का सामना थोड़ी करना चाहती है सरकारें। तो हो सकता है वो कोई ऐसा आइडिया जिसमें, हालांकि मैं ऐसे परफेक्ट नहीं बताता, इसमें और सुधार हो जाएगा, और ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था सरकार एक्सेप्ट कर लेगी, तो देश का भी भला हो जाएगा, देश का खूब सारा काम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और सरकार के भी गले की फांस निकल जाएगी। तो आप इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।